गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 12th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक बितान भाग 2 जिसमें पहला चैप्टर श्याम जोशी द्वारा लिखित सिल्वर वेंडिंग, इसी कहानी के सारांश को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। सिल्वर वेंडिंग कहानी जो है, इस कहानी में प्रमुख पात्रों में यशोधर पंत हैं, जो इन्हीं को केंद्र बिंदु मानकर पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, यशोधर पंत जी के ऊपर। उसके बाद एक कृष्णानंद पांडे जी हैं, जिन्हें यशोधर अपना आदर्श मानते हैं, जिनके नियमों पर, पग चिन्हों पर हमेशा चलते हैं। यशोधर पंत एक चड्ढा हैं, ये जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो यशोधर पंत के ऑफिस में एक नवीन कर्मचारी हैं, जो बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एक गिरीश जी हैं, गिरीश यशोधर पंत के साले हैं, मतलब इनका साला है गिरीश। भूषण जो है, भूषण इनके बड़े पुत्र हैं। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि यशोधर पंत जो हैं, यह पुरानी सभ्यता संस्कृति का अनुसरण करने वाले हैं, और इनके परिवार के सभी लोग जो हैं वह आधुनिक परिवेश में जीवन यापन करने वाले हैं। इसी कारण दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती हैं। यशोधर पंत की अपनी विचारधारा है, ये पुरानी रूढ़ियों को, परंपराओं को, विचारों को, संस्कृतियों को, सभ्यताओं को मानने वाले हैं, जबकि इनके परिवार के लोग सब आधुनिक परंपरा में जीने वाले हैं। नई सभ्यता, नई संस्कृति, नए जनरेशन के हिसाब से यह काम करते हैं, जो हमेशा यशोधर पंत जी को नागवारा लगता है। मतलब जो भी काम होता है वह इन्हें नागवारा ही लगता है, क्योंकि इनके अनुरूप, इनके अनुकूल वह कार्य नहीं होता है। यही कारण है कि यशोधर बाबू सभी तरह से संपन्न होते हुए भी मानसिक रूप से खिन्न हैं। मानसिक रूप से यह हमेशा व्यथित रहते हैं, और इनके परिवार में इनकी पुरानी परंपरा को मानने के कारण कोई भी परामर्श इनसे नहीं लेता है। इसी का कष्ट, इसी का खेद इनके हृदय में हमेशा रहता है कि हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति मुझसे कोई परामर्श, कोई सलाह नहीं लेते हैं। ना लेने का मुख्य कारण यही है कि यशोधर पंत पुरानी सभ्यता के हैं, और इनके परिवार के लोग सब क्या हैं, नई सभ्यता के हैं। इनके जो सबसे करीबी हैं, एक कृष्णानंद हैं, किशनदा। लेखक बताते हैं कि जब यशोधर पंत बहुत कम उम्र में अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करके और दिल्ली में आए, तो उस समय उनको सरकारी नौकरी करने की उम्र नहीं थी। तो उस समय यशोधर पंत जी ने उनका बहुत ही सहयोग किया, उन्हें अपने ही घर रसोई के काम में रख लिया, और यशोधर पंत को 50 रुपये अपने घर भेजने के लिए भी उनको दे दिया। और अपने घर में जब रखा तो उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के बताए गए पग चिन्हों पर चलकर लेखक अपने जीवन में बहुत ही सफलता को प्राप्त करते हैं। लेखक हैं यशोधर पंत अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। कृष्णानंद ही यशोधर पंत को एक नौकरी दिलवा देते हैं, जो ऑफिस में बाबू के पद पर तैनात हैं। अभी यशोधर पंत जो है इन्हीं का बहुत एहसानमंद मानते हैं, और उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते हैं। कृष्णानंद आदर्शवादी थे, और यह भी यशोधर पंत भी बहुत ही आदर्शवादी हैं। अंत में ये जो कृष्णानंद जी हैं, इनका विवाह नहीं हुआ था, इनके पास कोई परिवार नहीं था। जब यह रिटायर हुए तो अपने पैतृक गांव में चले आए, और जब पैतृक गांव में चले आए तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। किसी से यशोधर पंत ने पूछा कि आखिर में कृष्णानंद की मृत्यु कैसे हुई, तो उसने बताया कि ना जाने, पता नहीं कैसे हुई। अब यही शब्द जो है यशोधर पंत के हृदय में हमेशा
कौंधता रहता है, इनके हृदय में हमेशा वेदना उत्पन्न करता रहता है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं कि कितने भी परोपकारी हों, कितने भी नीतिवान हों, कितने भी ज्ञानवान हों, कितने भी धर्मवान हों, कितने भी परोपकारी हों, लेकिन अगर कोई परिवार में नहीं है तो कोई भी हितैषी, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के मरने का हाल तक नहीं जान पाता है। तो इसी तरह से समाज में परिवार की वृद्धि करना, विवाह करना यह उचित है। अपने आप को यह अच्छा मानते हैं कि मैंने विवाह कर लिया। इनकी मृत्यु के विषय में कोई नहीं जान पाया। ये तो पीछे की कहानी में चली जाती है। आए ये इनके विषय में जाने। अब यशोधर पंत जो हैं वह, अब तक तो आप सुन रहे थे कृष्णानंद और इनके संबंध के विषय में कि क्या संबंध था दोनों का। अब आए आप लोग ये जाने की पूरी कहानी का सारांश क्या है। एक दिन यशोधर बाबू अपने ऑफिस में बैठे फाइलों पे काम कर रहे थे। फाइलों में काम करते समय इनके हाथ की घड़ी में 5:30 और ऑफिस की घड़ी में 5:25 हो रहा था। मतलब एक में 5:25 और एक में 5:30 है। वे बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, काम कर रहे थे। तो अंतिम फाइल को जब इन्होंने बंद किया और उसे लाल धागे में बांध कर रखा, धागे में बांधते ही ये देख क्या रहे हैं कि हमारे चारों तरफ हमारे जो ऑफिस के अधीनस्थ कर्मचारी हैं वह आकर चारों ओर खड़े हैं। तो यशोधर पंत एक बहुत ही मजाकिया प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि कृष्णानंद भी बहुत ही मजाक करते थे, हंसी मजाक करते थे। यशोधर बाबू ने जब अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देखा तो इन्होंने पूछा कि कहिए आप लोगों की तरह एक घड़ी भी आलसी हो गई है। कहने का मतलब है कि मेरी घड़ी में 5:30 बज रहा है और इस घड़ी में 5:25 हो रहा है, तो आप लोगों की तरह घड़ी भी आलसी हो गई है। अब उसी में एक नवीन नवनियुक्त हुआ कर्मचारी आया था बाबू, जो इनके अंडर में काम करता था यशोधर बाबू के, जिसका नाम था चड्ढा। चड्ढा बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति का कर्मचारी था। उसने यशोधर बाबू का मजाक करते हुए, इनका उपहास करते हुए, इन पर व्यंग करते हुए यशोधर बाबू से कहा कि कहिए बाबूजी आपके चूनेदानी का क्या हाल है। चूनेदानी का मतलब होता है कि उनकी घड़ी के विषय में चड्ढा ने पूछा। अब उसके इस व्यंग को सुनकर भी यशोधर बाबू क्या होते हैं कि वह नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में यशोधर बाबू कहते हैं कि ऐसा है कि मेरी घड़ी ठीक है। तो वह कहता है कि आपकी घड़ी की क्या स्थिति है। तो बताते हैं कि घड़ी की हमारी स्थिति ठीक है। तो चड्ढा कहता है कि बाबूजी आपकी घड़ी पुरानी हो गई है, अब इस घड़ी को बदलकर आप कोई नवीन जापानी सस्ती घड़ी ले लीजिए, जो तस्करी की होगी वह आपको सस्ती मिल जाएगी। तस्करी मतलब चोरी की, जो चोरी की होगी वह आपको जापानी घड़ी सस्ते में मिल जाएगी। तो ये कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पुराना हूँ और मेरी घड़ी भी पुरानी है, इसलिए यह सही टाइम बताती है मेरी घड़ी, मैं इसे नहीं बदलूंगा। इतने में एक कर्मचारी उसी ऑफिस का दूसरा कर्मचारी यशोधर से पूछता है। तो एक बताते हैं यशोधर बाबू की एक घड़ी मेरे शादी में मिली हुई थी। तो एक पूछता है एक कर्मचारी की बाबूजी आपकी शादी कब हुई थी। तो लेखक बताते हैं, एक यशोधर पंत जी बताते हैं कि 6 फरवरी 1947 को मेरी शादी हुई थी। जब ये बताते हैं कि इस डेट में हुआ था, तो और मौके से इत्तेफाक से उस दिन 2 फरवरी ही था, 6 फरवरी ही था, उस दिन 6 फरवरी ही था। तो किसी ने कहा तब तो आज आपके शादी की साल गिरा है, यानी सिल्वर बैंडिंग है। सिल्वर बैंडिंग का मतलब होता है शादी की सालगिरह, 25वीं सालगिरह। तो कहते हैं कि आज तब तो आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है, सिल्वर बैंडिंग है। अब आपको आज कोई ना कोई पार्टी देना पड़ेगा, आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो यशोधर बाबू क्या करते हैं कि अपने जेब से 10 रुपया निकाल कर उसको दे देते हैं। तो चड्ढा कहता है कि नहीं बाबूजी आज 10 में काम नहीं चलेगा, कम से कम आप चाय पानी पिलवाइए सबको, इसमें कम से कम 30 रुपये लगेंगे। तो यशोधर बाबू सभी लोग कर्मचारी जानते थे कि यशोधर बाबू के जेब में हमेशा 150 रुपये उनकी जेब में पड़े रहते हैं, कभी भी उनका जेब खाली नहीं होता है। तो पुनः निकाल कर 20 रुपया दे देते हैं। और जब यह पार्टी की बात करता है 25वीं सालगिरह की, तो यशोधर बाबू कहते हैं कि यह सब काम जो है चोगला माने दिखावा,
यह दिखावा जो है अंग्रेजों का है, यह हमें पसंद नहीं है। फिर भी वह 30 रुपया दे देते हैं चाय पानी के लिए उनको, पार्टी के लिए, और स्वयं ऑफिस से निकलते हैं और चले जाते हैं। जब जाते हैं तो रास्ते में जाते जाते उनको किशन दा की याद आती जाती है और उसी रास्ते से गुजरते हैं जिस रास्ते पर किशन दा का मकान था। वहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं और पारिवारिक विचार में मतभेद होने के कारण हमेशा 5 बजे छुट्टी होती थी इनकी और 8 बजे यशोधर बाबू अपने घर पर पहुँचते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि जब घर पर हम समय से नहीं पहुँचेंगे, रात में पहुँचेंगे तो कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा और हम अपने आप में सुकून का अनुभव करेंगे, अपने आप में आराम का अनुभव करेंगे। ये बहुत ही दिखावे में धर्म कर्म प्रवृत्ति के करने वाले व्यक्ति हैं। जब ऑफिस से निकलते हैं तो बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ पर कथा प्रवचन सुनते हैं, बगीचे में बैठकर आराम करते हैं, अपने इष्ट मित्रों से मिलते हुए जाते हैं। लेकिन उस दिन जब वह अपने घर जाते हैं तो घर जाते समय वह क्या देखते हैं कि दरवाजे पर बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से कार खड़े हुए हैं। तो वह सकपका जाते हैं कि आखिर में आज कौन सा ऐसा उत्सव है जो कि हमारे घर पर इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। यही सोचकर जब वह घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके बड़े पुत्र यानी गिरीश भूषण के सभी कर्मचारी अधिकारी सब आए हुए थे, उसमें काम कर रहे थे। तो उस दिन भूषण ने अपने पिता के शादी की सिल्वर बैंडिंग का जो है आयोजन किया था, मतलब सिल्वर बैंडिंग का या एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें सभी लोग आए हुए थे। जब सभी लोग आए थे तो उसमें जब पहुंचे तो इनके बेटे ने कहा कि आज भी आप विलंब से आए, क्यों विलंब से आए? तो यह कहते हुए यशोधर बाबू अपने कमरे में चले जाते हैं। जब कमरे में चले जाते हैं तो केक काटने का समय आता है, सब जबरदस्ती उनको बुलाकर लाते हैं, केक कटवाते हैं। यहाँ तक केक खाने से वह मना कर देते हैं कि इसमें अंडे रहते हैं और लड्डू खाने से मना कर देते हैं कि अभी हमने पूजा संध्या बंधन नहीं किया है। पुनः वे संध्या बंधन करने के लिए कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जब बैठते हैं तो वहाँ पर भी वह किशन दा को याद करते हैं। जब कृष्णानंद जी को याद करते हैं तो उनकी अनेक प्रतिमूर्ति उनके सामने आती है, उनके उपदेश, उनके बात, उनके विचार हमेशा ध्यान में आते हैं। जब बहुत समय व्यतीत हो जाता है तो पत्नी जो है उनको बुलाती है। पत्नी जब बुलाती है तो पत्नी के बुलाने से आते हैं, देखते हैं कि उनके कमरे में तमाम सामान जो है गिफ्ट यानी उपहार पड़े हुए थे। उपहार को देखकर उन्होंने पूछा कि यह उपहार कैसे हैं? तो उनके साले गिरीश ने कहा कि आज आपके शादी की 25वीं सालगिरह है, सिल्वर बैंडिंग है, इसलिए ऐसा किया गया, सभी उपहार आपके लिए हैं। तो वह कहते हैं कि उपहार मैं नहीं लूँगा, इस उपहार को तुम ही खोलो। तो उनका जो लड़का है भूषण वही उपहार खोलता है और उसी से एक कपड़े निकाल कर उनको देता है। कहता है कि पिताजी आप इस कपड़े को पहनकर जब सुबह दूध लेने के लिए जाएंगे तो सभी लोग आपको देखकर हंसेंगे, मतलब बहुत खुश होंगे। यही बात उनके दिल में चुभ जाती है कि क्या आज काश ये स्थिति है कि मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि आप दूध लेने के लिए जाएंगे इसको पहनकर, ये नहीं कह रहा है कि अब आज से आप दूध मत लाइएगा, सब्जी मत लाइएगा, सामान मत लाइएगा, आप कहीं पर मत जाइए, आप घर पर ये सारा काम मैं कर लूँगा। लेकिन नहीं, यही बात उनके हृदय में चुभती है। इनके परिवार के जो भी लोग हैं सभी नए जनरेशन में हैं और वे बेचारे पुराने। इनकी पत्नी भी अपने आप को बच्चों के हिसाब से ढाल लेती है और वह भी बच्चों के हिसाब से रहती है, चलती है। यशोधर बाबू भी पत्नी का भी उपहास करते हैं और पत्नी का उपहास करते हुए यह भी जानते हैं कि पत्नी के उपहास के साथ साथ मेरा भी उपहास हो रहा है। तो यही इस कहानी में दर्शाया गया है बच्चों। अब हमने जो सारांश था हमारे समझ में आया, सारांश को आप लोगों को बता दिया है। अब एक तरफ से चैप्टर पढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, आप लोग एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।